आरती अपनी माँ दामिनी के साथ अपने छोटे से घर में बैठी थी और उसकी माँ सिलाई मशीन पर उसका शादी का लहंगा सिल रही थी। मुझे क्षमा कर दे आरती बेटी कि मैं तुझे नया शादी का जोड़ा भी खरीद कर नहीं दे पा रही हूँ। माँ, आप फिर शुरू हो गए। अगर आप बार बार ऐसे मायूस होगे ना तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। देखना बिटिया, मैं तेरा ये शादी का जोड़ा इतना अच्छा सियूंगी ना कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। और मैं इस लहंगे पर ऐसी नक्काशी करूंगी कि हर कोई इस लहंगे की डिजाइन देखता रह जाएगा। 8 दिन बाद आरती की शादी है और दामिनी के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी के लिए शादी का लहंगा ला सके। इसलिए दामिनी अपने हाथ से शादी का जोड़ा सिल रही थी और आरती बाकी के कपड़े पर सितारे मोती चिपका रही थी। और 8 दिन बाद आरती की शादी एक गरीब लड़के अमित से हो जाती है और आरती पड़ोस के गांव में अपने छोटे से ससुराल में आती है, जहां उसकी सास नंद, मेनका, साक्षी, जेठ जेठानी कविता, अजीत, कविता का बेटा महेश और अमित ये सब उसका गृह प्रवेश करवाते हैं। और अब अगले दिन जब बाहर वाले कमरे में बैठकर आरती खाना बना रही थी और सास के साथ पति बैठकर अचार भरवा रहा था डिब्बे में, तब कविता और अजीत आते हैं। देवर जी, आपने 2000 रुपए कहाँ खर्च किए? भाभी, वो दोस्तों में खर्च हो गए। क्या तूने 2000 रुपए दोस्तों में खर्च कर दिए? देखिए माँ, कमाई तो ये एक पैसे की करता नहीं है और ऊपर से पैसे से बर्बाद और कर रहा है। कोई नहीं बेटा, शादी ब्याह में हो जाते हैं पैसे खर्च। मेरा अचार बिकेगा तो मैं तुझे दे दूंगी पैसे। महीने में 1-2 किलो अचार तो आपका बड़ी मुश्किल से बिकता है। आप कहाँ से दोगी हमें इतने पैसे? इतनी मेहनत से हम कपड़े बेचकर पैसे कमा रहे हैं, इस घर का खर्च उठा रहे हैं और आप सब ऐसे फालतू में हमारे पैसे उड़ाते जा रहे हो। भाभी, आरती कल ही यहाँ आई है, आप उनके सामने तो तमाशा मत कीजिए। ठीक है माँ जी, हम घर का किराया, बिजली का बिल ये दोनों भरेंगे। अब घर का राशन और बाकी के खर्च देवर जी और आपको करना होगा। अब तो देवर जी की पत्नी भी इस घर में आ गई है, तो अब कह दीजिए इन्हें कि ये कोई काम करके पैसे कमाएं। इतना कहकर कविता, अजीत और महेश बाहर चले जाते हैं। कविता, अजीत अपनी किराए की दुकान में बच्चों के कपड़े बेचने का काम करते हैं। 1000 बार कह कहकर थक गई हूँ मैं तुझे अमित कि कोई काम करके तू पैसे कमा बेटा। एक दिन तो ये होना ही था। मैं क्या करूं माँ, मुझे गांव में कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। अब भाभी ने तो अपने मायके से पैसे लाकर भाई को कपड़ों का कारोबार खोलकर दे दिया, पर मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। मैं क्या करूं? तभी साक्षी आती है। भाई, आप माँ के बनाए अचार को शहर ले जाकर बेचिए ना, वहाँ अचार बहुत बिकेगा। नहीं बिकता साक्षी, एक बार गया था ना मैं अचार लेकर शहर, 2 दिन तक घूमने के बाद भी पाव भर भी अचार नहीं बिक पाया था वहाँ। काश कि मैं पढ़ा लिखा होता तो आज मैं इस तरह बेरोजगार बनकर दर दर की ठोकरें नहीं खाता फिरता। अपने ससुराल की यह परेशानी देखकर आरती के होश उड़ जाते हैं। अमित सालों से गांव में काम तलाश कर रहा था। उसे काम तो बहुत मिलते थे पर वो ज्यादा दिन नहीं चलते थे। मेनका सालों से घर में अचार बनाती है और उन्हें गांव में बेचती है। कुछ दिन बाद आरती मेनका के साथ घर में अचार बना रही थी। माँ जी, हम अचार के साथ आलू के पराठे भी बेचते हैं ना। हमारे गांव में एक भैया हैं, वो अपने ठेले पर आलू के पराठे बेचते हैं, उनकी बहुत कमाई होती है। तभी एक महिला सुजाता मेनका के घर आती है। मेनका बहन, 1 किलो अचार दे दीजिए मुझे। हाँ, अभी देती हूँ। काकी जी, कल से हम आलू के पराठे भी बेचेंगे, तो अगर आपको कभी आलू के पराठे खरीदने हो तो आप हमारे पास आ जाना। ये तो बढ़िया बात है। वैसे भी घर पर जब मेहमान आते तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ती ही है। मैं बाकी लोगों को भी ये बात कहूंगी। सुजाता अचार लेकर वहाँ से चली जाती है। काश कि मेरा अचार रोज ऐसे ही बिके तो हमारे ऊपर आई ये गरीबी जल्दी ही दूर हो जाएगी। मेनका का अचार बहुत ही कम बिकता था। अब वो घर से अचार के साथ साथ आलू के पराठे भी बनाकर बेचने लगती है। आरती घर काम के साथ साथ अपनी सास के साथ अचार भी बनाती है। कुछ महीनों बाद आरती अब गर्भवती हो चुकी थी। एक दिन अचानक दामिनी की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद आरती अपनी माँ की सिलाई मशीन अपने ससुराल लेकर आती है। और अगले दिन जब वो अपने कमरे में बैठकर अपना एक ब्लाउज सिल रही थी, तभी मेनका, साक्षी और अमित आते हैं। बहू, तुझे आता है सिलाई का काम? जी माँ जी, आती है, माँ ने मुझे सिखाई थी। अच्छा, मेरे पास एक कच्चा कपड़ा रखा है भाभी, आप मुझे उसका बढ़िया सा ड्रेस सी कर दीजिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आरती, जब तुम सिलाई का काम करती हो तो तुम घर में सिलाई का काम करो ना। तुम्हें पता है इस पूरे गांव में केवल एक ही दर्जी है और वो भी इतना खड़ूस है ना कि क्या ही बताऊं।
वो तो ठीक है अमित जी, पर मुझे तो यहाँ कोई जानता ही नहीं, फिर लोग कैसे आएंगे मेरे पास कपड़े सिलवाने। भाभी आप मेरा एक ड्रेस सीकर दिखाइए, फिर हम लोगों को आपका काम दिखाएंगे। तभी साक्षी कपड़ा लाती है और आरती उसी वक्त से कटिंग करने के बाद उसका ड्रेस बनाने में लग जाती है। और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। और 2 दिन बाद रात का समय में जब सब बाहर वाले कमरे में खाना खाने के बाद बैठते हैं तो आरती साक्षी का एक बेहतरीन डिजाइन वाला ड्रेस रेडी कर लाती है, जिसे पहनकर साक्षी बहुत ही सुंदर दिख रही थी। वाह भाभी, कितना सुंदर सिया है आपने ये ड्रेस, और ये आस्तीन तो बिल्कुल नई डिजाइन की है। ऐसी डिजाइन तो रेडीमेड कपड़ों में भी नहीं आती। बहुत ही प्यारा ड्रेस सिया है तूने बहू। तभी कविता अजीत घर आते हैं। ये क्या साक्षी, तूने नया ड्रेस क्यों लाया? यहाँ हम एक एक पैसा कमाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं और तुम लोग अपने शौक में हमारा पैसा लुटाते जा रहे हो। अरे 2 से 3 हजार का तो होगा ही ये ड्रेस। अरे भैया भाभी, ये ड्रेस मैं कहीं से खरीद कर नहीं लाई हूँ। ये ड्रेस छोटी भाभी ने अपने हाथों से सिया है। क्या आरती ने सिया? हाँ बहू, आरती बहू सच में बहुत होशियार है। देख कितना सुंदर डिजाइनर ड्रेस सिया है इसने। अब आरती बहू भी घर में सिलाई का काम करेगी और हमारी गरीबी जल्दी ही दूर हो जाएगी। यहाँ हमारे इतने शानदार बच्चों के रेडीमेड कपड़े नहीं बिक पा रहे तो इसके पास कौन आएगा कपड़े सिलवाने। एक काम कर आरती, तू ना अपनी सिलाई मशीन को बेच दे। वैसे भी इस बार हमारी कुछ ज्यादा कमाई नहीं हुई है, तो मशीन बेचकर उसके पैसे घर खर्च के लिए काम आ जाएंगे। हाँ कविता ठीक कह रही है, वैसे भी वो मशीन हमारी कुछ काम की नहीं है। नहीं, मैं वो मशीन कभी नहीं बेचूंगी। वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। इस परिवार के लिए मैंने इतनी कुर्बानियां दी हैं। अपने मायके से पैसे लाकर अजीत को एक कारोबार खोल कर दिया, और तू इस परिवार के लिए एक मशीन तक नहीं बेच सकती। आप चाहे तो मुझे बेच दीजिए जेठानी जी, पर मैं मरते दम तक इस मशीन को अपने से दूर नहीं होने दूंगी। देख लो, ये होती है पराई औरत, जिसे अपने ससुराल की परेशानियों की कोई परवाह नहीं है। ससुराल वाले चाहे भूखा मरे, पर मायके की एक चीज भी ये बेचना पसंद नहीं कर रही। कविता बहू जाने देना, अब उसे नहीं बेचना है तो रहने दे। अच्छा, तो हम दोनों क्या इस घर में बस कुर्बानियां देने ही आए हैं क्या? बस अब बहुत हो गया। अगर इतनी सी परवाह है आपको अपनी बहू की, तो इसे कहिए अब इस घर का खर्च उठाए। अब हम इस घर में ना एक पैसा देंगे ना यहाँ रहेंगे। नहीं जेठानी जी, ऐसा मत कहिए। अगले दिन अजीत और कविता बेटे महेश को और सारा सामान लेकर उस घर से चले जाते हैं और सदमे में रोते हुए जहां आरती अपना सिर पकड़ लेती है, वहीं मेनका भी बैठकर रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अपनी बूढ़ी माँ और परिवार को छोड़कर अजीत अपनी पत्नी के साथ चला गया। अब कैसे जिएंगे हम, कैसे चलेगा हमारे घर का गुजारा? परिवार का गुजारा कविता और अजीत की कमाई से होता था, क्योंकि मेनका का अचार ज्यादा बिकता ही नहीं था। इसलिए दोनों सास बहू आलू के पराठे बनाकर बाहर पराठे और अचार बेचने चली जाती हैं। उनके पीछे से साक्षी की सहेली पायल आती है और वो साक्षी को देखती है, जिसने अभी भी वो रात वाली ड्रेस पहनी थी, और दोनों बैठकर बातें करती हैं। वाह, कितना सुंदर ड्रेस है तेरा साक्षी, कहाँ से खरीदा तूने? ये मेरी भाभी ने सिया है पायल। क्या तेरी भाभी ने? जा जा, क्यों फेंक रही है? ये तो रेडीमेड ड्रेस लग रहा है। अरे मैं सच कह रही हूँ बाबा, ये ड्रेस मेरी भाभी ने ही सिया है। तेरी भाभी तो बहुत अच्छे कपड़े सिलती है यार, उन्हें कहे ना मेरे लिए भी ऐसा ही ड्रेस सीने के लिए। उनका जो भी पैसा होगा सिलाई का मैं उन्हें दे दूंगी। अच्छा हाँ हाँ जरूर पायल, अगर किसी और को भी कपड़े सिलवाने हो ना तो तू उन्हें भी मेरी भाभी के बारे में बताना। अरे तो चिंता मत कर, अगर तेरी भाभी ने मेरे कपड़े अच्छे से सिए ना तो मैं व्हाट्सएप और इंटरनेट पर उन कपड़ों के फोटो को डालूंगी, फिर देखना कैसे तेरी भाभी के पास ग्राहक आते हैं। शाम को जब आरती आ जाती है तो पायल अपनी एक ड्रेस सिलने के लिए आरती को कपड़ा देती है और फोन में उसे डिजाइन भी दिखाती है, जिसे अच्छे से देखकर पहले आरती उसकी कटिंग करती है और फिर अगले दिन उसे सिलने बैठती है और 3 दिन में एक अच्छा सा ड्रेस उसे सिल कर देती है। और जब पायल उस ड्रेस को पहनती है तो कहती है, वाह भाभी आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो मामूली से कपड़े का पूरा नक्शा ही बदल दिया। इतना कहकर पायल आरती को पैसे देकर चली जाती है और घर जाकर पहनी हुई ड्रेस की फोटो व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाती है और आसपास वाले लोगों के बीच भी इसका प्रचार करती है। अब जिस जिसको आरती के बारे में पता चलता है तो वो सब भी आरती के पास कपड़े सिलाने आते हैं। एक ही दिन में आरती के पास 10 ग्राहक आ चुके थे और उसके पास बहुत काम होता है। वो बैठकर कमरे में सिलाई कर रही थी। भगवान जी का लाख लाख शुक्र है कि बहू को काम मिल रहा है। आरती, मैं शहर जाकर लोगों को तुम्हारे सिले हुए डिजाइनर कपड़े दिखाता हूँ, देखना वहां से भी तुम्हें बहुत काम मिलेगा। इतना कहकर अमित जाने लगता है। वाकई आरती सादे कपड़ों को भी अपनी कला से काफी शानदार बना रही थी। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे।
आरती के पास हर बार अच्छे ग्राहक आने लगे। वो गर्भवती अवस्था में भी घर के काम के साथ साथ अपना सिलाई का काम भी करती है। एक शाम मेनका को एक शादी के लिए 10 किलो अचार बनाने का ऑर्डर मिलता है, तो वो आरती से जाकर कहती है, जो सिलाई कर रही थी, बहू, मुझे कल 10 किलो अचार का ऑर्डर पूरा करके देना है। 15 दिन से मैं इसी पर काम कर रही हूँ। इतना बड़ा ऑर्डर पहली बार मुझे मिला है। पैकिंग करने में मदद कर दो। फिर उसके बाद पराठा भी बनाना है आलू के। कल तो उसका सामान रेडी करना है। माँ जी, मुझे इस ड्रेस पर नक्काशी करनी है और कल ही ग्राहक को ये कपड़े चाहिए। कल शादी है उसके घर और ये कपड़ा भी काफी कीमती है। भाभी, इस कपड़े पर मैं मोती चिपका देती हूँ। आप अचार बनाने में माँ की मदद कीजिए, क्योंकि माँ की तरह केवल आपको ही आता है अचार बनाना। ठीक है, पर ध्यान से चिपकाना मोती, क्योंकि ये ड्रेस पूरी 10,000 रुपए का है। सास के साथ जब वो बाहर वाले कमरे में अचार पैक करने बैठती है, तभी एक लड़की आरती के घर आती है। भाभी, वो मेरा ड्रेस हो गया? नहीं, थोड़ा बाकी है। कल तक हो जाएगा वो कंप्लीट। अच्छा भाभी, ये मेरा शादी का लहंगा, ये थोड़ा ढीला हो रहा है मुझे, तो आप कल तक इसे फिट कर दोगे? कल शादी के दिन मुझे इसे पहनना है। हाँ ठीक है, तुम इसे यहाँ बेड पर रख दो। ध्यान से भाभी, पूरे 20,000 रुपए का लहंगा है ये। बड़ी मन्नतों से भेजा है मेरे ससुराल वालों ने इसे। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, इसे कुछ नहीं होगा। अब ये सारी बातें बाहर खिड़की के पास खड़ी कविता सुन लेती है। कविता मेनका के घर के बाहर खिड़की के पास खड़ी अंदर देख रही थी। अच्छा, तो इन लोगों के इतने अच्छे दिन आ गए कि ये हजारों रुपए कमा रहे हैं और हम वहाँ दाने दाने को तरस रहे हैं। कविता उसी गांव में अपने किराए वाले घर में आती है और कविता अजीत को सारी बात बताती है। क्या? हाँ, मैं उस आरती को कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं उसका सारा कारोबार ही बर्बाद कर दूंगी। इधर आरती और मेनका अचार डिब्बों में डालकर रख देते हैं और फिर आलू के पराठे का सामान रेडी करते हैं, जिससे उन्हें रात का 1 बज जाता है। चलो, 10 किलो अचार तो बन गया। अब सो जाते हैं। बहू, तू कल सवेरे उठकर अपना सिलाई का काम कर लेना। गर्भवती अवस्था में ज्यादा काम करना अच्छा नहीं है। दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। 1 घंटे बाद कविता चुपके से मेनका के कमरे की खिड़की के बाहर आती है और एक लंबी लकड़ी को आग लगाती है और वो लकड़ी खिड़की से अंदर घर में आरती के ग्राहकों के कपड़ों के ऊपर फेंक देती है, जिसके बाद दुल्हन का जोड़ा, ग्राहकों के कीमती कपड़े, ये सब जलने लगते हैं। बहुत उड़ रही थी ना हवा में आरती। अब देख, सारे लोग कैसे तेरी बैंड बजाते हैं। कविता वहां से भाग जाती है और जब आरती को जलने की बदबू आती है तो वो जल्दी से उठती है और अपने पति को उठाती है। वो जल्दी जल्दी भाग कर आग को बुझाते हैं, पर उसके सपनों के साथ उसके ग्राहकों के सारे कपड़े जल चुके थे। सवेरे का समय था। मेनका अपनी बेटी के साथ आती है और जले कपड़ों को देख और आरती को रोता देखकर कहती है, अरे ये कपड़े कैसे जल गए आरती? कैसे हुआ ये सब? अरे बाप रे, इनमें तो ग्राहकों की बहुत कीमती कीमती कपड़े थे। माँ, हमें भी नहीं पता ये कैसे हुआ। अब क्या जवाब दूंगी मैं ग्राहक को? आज मनीषा की शादी और उसका शादी का कीमती जोड़ा पूरा जल गया है। मनीषा का लहंगा 20,000 का था। अब उसे क्या जवाब दूंगी? ये भयानक मंजर देखकर आरती और सब काफी परेशान होने लगते हैं और सब बाहर वाले कमरे में आरती को बैठाकर उसको चुप करवा रहे थे। तभी मनीषा और कुछ ग्राहक मेनका के घर आते हैं। लाइए भाभी, मेरे कपड़े जल्दी दीजिए। घर पर सारे मेहमान आ चुके हैं और बारात भी आती ही होगी। बाकी ग्राहक भी आरती से अपने कपड़े मांगते हैं। सब ग्राहकों को देखकर खामोश थे। क्या हुआ भाभी? जल्दी दीजिए ना मुझे कपड़े। मनीषा, मुझे माफ कर दो, तुम सबके सारे कपड़े जल गए। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या? जल गए? कैसे? बेटा, पता नहीं, अचानक से रात को कपड़ों में आग लग गई और सारे ग्राहकों के कपड़े जल गए। अरे ऐसे कैसे जल गए? आज मेरी शादी है। अब मैं क्या पहनूंगी शादी में? आपको कपड़े संभाल कर रखने चाहिए थे ना। हमने संभाल कर ही रखे थे कपड़े मनीषा। मेरी हिम्मत ही मारी गई थी जो मैंने इतने कीमती कपड़े लेकर आपके पास आ गई। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे कपड़ों की पूरी भरपाई चाहिए अभी। मनीषा और सब लोग बाहर जाते हैं और अपने सब एक साथ चिल्ला चिल्लाकर कपड़ों की भरपाई मांगने लगते हैं और खूब तमाशा करते हैं। फिर मेनका का परिवार भी बाहर जाता है उनको चुप करवाने, पर वहां अजीत, कविता भी आते हैं और अपने परिवार का पूरे गांव वालों के सामने मजाक बनते देखते हैं। इंसान की जितनी औकात हो ना, उसे उतने ही काम करने चाहिए। ज्यादा हवा में उड़ना भी इंसान को जमीन पर लाकर पटक देता है। 2 पैसे कमाने के चक्कर में लोगों का हजारों का नुकसान कर दिया इस आरती ने। अब कैसे भरपाई करोगे तुम लोगों के कपड़ों की?
भीख मांगेंगे गांव में, और क्या। ये बातें सुनकर मेनका और सब खूब रोने लगते हैं। सारे ग्राहक गांव वालों के सामने काफी तमाशा कर रहे थे। देखिए, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी पत्नी इस समय गर्भवती है और ऐसी हालत में जरा सा भी टेंशन लेना बच्चे को हानि पहुंचा सकता है। मैं आपसे विनती करता हूँ, हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। अमित और सब लोगों से हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगते हैं, जिसके बाद सब 10 दिन की मोहलत देकर वहां से चले जाते हैं। थोड़े समय बाद सब घर में बैठे थे। कविता और अजीत लोगों के सामने कैसा अपमान कर रहे थे हमारा। माँ, वो सब जाने दीजिए, पहले ये सोचिए कि हम इतने पैसे कहाँ से लाएं। घर देखो किराए का और पास में पैसा नहीं। 2 पैसे कमाने की कोशिश की थी और हजारों का नुकसान हो गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं सिलाई का काम शुरू करती, ना ये सब होता। भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो तो बस एक हादसा था जो हो गया। अब बस हमें भगवान जी से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान जी हमें इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल दीजिए। अगले दिन अमित अपने दोस्तों पहचान वाले हर किसी के पास जाकर कर्ज मांगने लगता है और कोई उसकी सहायता नहीं करता। तभी कविता, अजीत, मेनका के घर आते हैं। ओहो, तुम लोगों की हालत नहीं देखी जा रही मुझसे। काश कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करती। अब अगर बचना चाहते हो ना, तो एक ही रास्ता बचा है, रात के अंधेरे में सब मिलकर इस गांव से भाग जाओ, वरना गांव वाले तुम्हारे शरीर के टुकड़े करके उन्हें बेच देंगे और अपना पैसा वसूल करेंगे। दोनों की बातें सबके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। तभी दोनों वहां से चले जाते हैं। भगवान जी, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आपने मेरे बाबा को मुझसे दूर कर दिया। मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की। फिर मेरी माँ मुझसे दूर हो गई, तब भी मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की। पर आज मेरी वजह से मेरा परिवार अपमान की दहलीज पर खड़ा है। मेरे ससुराल की इज्जत को बचा लीजिए भगवान जी। हमें अपमानित होने से बचा लीजिए। दोस्तों, यकीनन इंसान की गरीबी ऐसी ही होती है। ये इंसान को कदम कदम पर नई परेशानियां, मुसीबतों से मिलाती है। शाम का समय था। गांव में एक शानदार कार आती है। तभी उस कार में से एक रिया नाम की अमीर मॉडर्न लड़की एक सुंदर सी फ्रॉक पहनकर बाहर निकलती है। कहाँ होगा उस आरती डिजाइनर का घर? इंटरनेट पर किसी पायल ने तो यहीं का एड्रेस डाला था। तभी एक आदमी जा रहा होता है, जिसे रोककर वो पूछती है, अरे सुनिए भाई साहब, ये आरती नाम की दर्जी का घर कहाँ है? हाँ, यहाँ से थोड़ी दूरी पर उसका घर है, 3-4 घर छोड़कर। रिया कार में बैठकर जाने लगती है। इंटरनेट पर इस आरती डिजाइनर का तो बहुत नाम सुना है मैंने। उसका काम भी बढ़िया ही लग रहा है, बस वो मेरे लिए बढ़िया सा डिजाइनर कॉस्ट्यूम बना दे। तभी रिया आरती के घर आती है तो वहां घर में सब उदास बैठे थे। क्या तुम आरती ही हो जो डिजाइनर कपड़े सीती हो? हाँ, पर आप कौन हैं? मेरा नाम रिया है, मैं शहर में रहती हूँ और मैं एक मॉडल हूँ। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है मैंने कि तुम बड़े अच्छे डिजाइनर कपड़े सीती हो। हाँ, देखो 5 दिन बाद शहर में एक फेमस फैशन डिजाइनिंग का शो होने जा रहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक बढ़िया सा यूनिक कॉस्ट्यूम बना दो। अगर तुम्हारे डिजाइनर कॉस्ट्यूम को पहनकर मैं विजेता बन गई तो तुम मेरी परमानेंट फैशन डिजाइनर बन जाओगी और मैं तुम्हें महीने के 2 लाख रुपए सैलरी दूंगी। ये सुनकर आरती और सबके होश उड़ जाते हैं। वो सब उसे बैठाते हैं। क्या सच में? हाँ, मेरे पास समय बहुत कम है। ये मेरे कच्चे कपड़े हैं, तुम जल्दी से एक बढ़िया सा यूनिक कॉस्ट्यूम बनाओ। ये रहे एडवांस 40,000 रुपए। तुम्हारी जरूरत का सारा सामान भी मैंने लाया हुआ है। अगर तुम्हें और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जी जी जरूर। तभी रिया अपने आप को डिजाइनर बताकर कपड़े, सामान और पैसे देकर वहां से चली जाती है। भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, देखना मैं ऐसा सुंदर कॉस्ट्यूम बनाऊंगी ना कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। तभी आरती कमरे में जाकर पूरी लगन से रिया के लिए कॉस्ट्यूम बनाने लगती है। आरती के साथ मेनका, अमित और साक्षी तीनों भी आरती की सहायता करने लगते हैं। करीब 3 रातें और 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आरती एक सुंदर सा कॉस्ट्यूम बना लेती है, जिसमें उसने काफी अच्छा डिजाइन डाला था, जिससे उसका लुक बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा था। तभी रिया आरती के घर आती है तो उसे सुंदर से कॉस्ट्यूम को देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं और जब वो पहनकर आती है तो कहती है, वाओ, लुकिंग सो ब्यूटीफुल यार। आरती, तूने तो कमाल कर दिया मेरी जान। इतना शानदार कॉस्ट्यूम बनाया तूने। अरे ये तो शो में धमाल मचा देगा। अगले दिन आरती रिया और सबको शहर में उस शो में लेकर आती है, जहां अलग अलग डिजाइनर मॉडल आए हुए थे। तभी रिया स्टेज पर आरती का बनाया वो कॉस्ट्यूम पहनकर आती है और अपनी परफॉर्मेंस देती है। भगवान जी सहायता कीजिए। थोड़े समय बाद रिजल्ट अनाउंस होता है। हमने ऐसे कई शो में हजारों कॉस्ट्यूम देखे हैं, पर जो कॉस्ट्यूम रिया ने पहना है, ऐसा शानदार और यूनिक कॉस्ट्यूम हमने आज तक नहीं देखा।
मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस शो की विजेता मिस रिया है। ये सुनकर रिया, आरती और सब खुशी से उछलने कूदने लगते हैं, जिसके बाद आरती को फैशन डिजाइनर का खिताब मिल जाता है और रिया फेमस मॉडल बन जाती है। तभी रिया आरती को 10 लाख रुपयों का चेक देती है। आरती, ये रही तुम्हारी मेहनत। अब तुम वर्ल्ड की फेमस फैशन डिजाइनर बन चुकी हो। अब देखना, तुम्हारे पास करोड़ों के ऑर्डर्स आएंगे, जिसके बाद तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। ये सुनकर आरती और सब काफी खुश होने लगते हैं। तभी रिया आरती को शहर में अपने घर के पास एक छोटा सा घर दिला देती है और सब अब वहीं रहते हैं। उस घर में रिया ने एक फैशन डिजाइनर रूम भी बनवाया था आरती के लिए, जहां सब मौजूद था। इस तरह आरती रिया के लिए काम करके महीनों के लाखों रुपए कमाने लगी और अब उसके और भी क्लाइंट बन चुके थे और धीरे धीरे वो सबके पैसे लौटा देती है। अब आरती को एक बेटा भी हो चुका था। आरती अब अमीर हो गई थी और उसके जेठ जिठानी अपनी किस्मत को कोस रहे थे।